एससीईआरटी का ये अगला चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। ये भी इकाई एक, देखिए इकाई एक में बहुत सारे खंड हैं, उन सभी खंडों को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो अब ये हमारा नेक्स्ट इसमें है कि खंड एक का घ है, इकाई एक का खनिज संसाधन। क्या है ये? खनिज संसाधन। चलिए करते हैं कि यदि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ, फ्री पीडीएफ इसकी अवेलेबल है। इसकी आपकी पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन के नाम से है, वहां पर आपको फ्री मिल जाएगा। और आपको कंप्लीट पेड चाहिए तो आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905858205। या वो एससीईआरटी हो चाहे आपका एनसीईआरटी हो, दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन एमसीक्यू होगा, बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। चलिए खनिज संसाधन में हम देखते हैं। देखिए खनिज जो होता है वो दो प्रकार का है। पहला है आपका धात्विक खनिज और दूसरा है आपका अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में आपके आते हैं धातु, मतलब कि लोहा आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, निकिल आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, ये आपके धात्विक खनिज है। वहीं पे अधात्विक खनिज की बात करेंगे तो वहीं पे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये सभी का सभी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगे। अब इसी में आपके धात्विक खनिज में भी आपके दो प्रकार हैं। पहला है आपका एक लौह युक्त है और दूसरा है अलौह युक्त, मतलब एक में लोहा पाया जाता है और एक में लोहा नहीं पाया जाता है। लोहा जिसमें लौह युक्त होगा वो मैग्नीज, निकिल और टंगस्टन होगा। और लौह युक्त होगा वो सोना, चांदी, सीसा और बॉक्साइट होगा। वहीं पे हम अधात्विक की बात करेंगे तो इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है आपका कार्बनिक खनिज और दूसरा है आपका अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज का मतलब कि कोयला और पेट्रोलियम, और अकार्बनिक का मतलब कि अभ्रक और ग्रेफाइट। ये क्या है? आपका अकार्बनिक खनिज है। चलिए अब हम अगले की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर पूर्वी पठार के बारे में हम, कि सबसे धनी जो खनिज की पेटी है, कौन? उत्तर पूर्वी पठार। सबसे धनी खनिज पेटी कौन सी है? तो उत्तर पूर्वी जो पठार है, जिसमें आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का पठार देखने को मिलेगा, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार देखने को मिलेगा। और इस पेटी में आपको लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे आपका मैग्नीज और अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम और फास्फेट के बहुत सारे विशाल भंडार हैं आपके उत्तर पूर्वी पठार में। समझ में आया? इस पेटी में कितने प्रकार के अलग अलग चीजें हैं? लौह अयस्क है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, तांबा है, डोलोमाइट है, फास्फेट, ये सभी चीजें आपकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका दक्षिण पश्चिमी पठार। कह रहा है कि वो कर्नाटक और पश्चिम के पठार पर फैली हुई है। कौन? दक्षिण पश्चिमी पठार। और देश की सभी तीनों सोने की खानें इसी पेटी में मौजूद हैं। यानी दक्षिण पश्चिमी पठार में ही जो आपके देश में तीन प्रकार के सोने की खानें पाई जाती हैं, वो इसी पठार के अंतर्गत आती हैं। अगला है आपका कि उत्तर पश्चिम प्रदेश। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम प्रदेश में आपका है कि पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर के और अरावली की श्रेणियों तक है। और यह अलौह धातु में, जैसे आपको चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा मिलते हैं। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम प्रदेश में। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो खंबात की खाड़ी से लेकर के और आपको अरावली की पूरी जो श्रेणियां हैं वहां तक, मतलब राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये सब के सब वहां तक आपका विस्तार है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जिसका पॉइंट है अलौह, मतलब लौह अयस्क। भारत में पाए जाने वाले तीन प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, इसमें देखेंगे आप। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लिमोनाइट। अब हम बात करेंगे आपको हेमेटाइट के बारे में। तो हेमेटाइट में जो लौह लौह की मात्रा होती है, लौह लौह आयंस पाया जाता है, मतलब कितने लौह की मात्रा पाई जाती है? तो 68%। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा 60% पाई जाती है। वहीं पे लिमोनाइट की मात्रा जो पाई जाती है लौह अंश में 40% पाई जाती है। सबसे अच्छा लोहा लोहा कौन सा माना जाता है इसके हिसाब से? आपका हेमेटाइट इसी में। वरना आपका एंथ्रेसाइट सबसे ज्यादा अच्छा, वो तो कोयला, सॉरी, हेमेटाइट अच्छा लोहांश की मात्रा पाई जाती है। कह रहा है कि 96% कुल भंडार का कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड में देखने को मिलता है। अब ओडिशा लौह उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कुल उत्पादन का लगभग 54% है। मयूरभंज और क्योंझार में, मयूरभंज और क्योंझार में जो उड़ीसा है वह लौह उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कितना सबसे ज्यादा उतार निकाल रहा है?
54%। ध्यान दीजिएगा, सब के सब अपडेट करके हमने पॉइंट ऐड किए हैं। कह रहा है कि जो कर्नाटक है वो लौह उत्पादन में दूसरा स्थान है, और कुल उत्पादन की बात करेंगे तो कुल उत्पादन का लगभग 16% यहाँ पर पाया जाता है बेल्लौरी क्षेत्र में। कह रहा है यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये लौह उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है, और एक कुल उत्पादन का लगभग 15% यहाँ पर पाया जाता है, जिसका क्षेत्र आपका बैलाडीला क्षेत्र है। तो बैलाडीला क्षेत्र आपका लोहे की खान, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। बेल्लारी जो क्षेत्र है लोहे के लिए वो कर्नाटक में है। मयूरभंज और क्योझोर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये आपके उड़ीसा में है। तो उड़ीसा लौह उत्पादन में प्रथम स्थान पर 54% के हिसाब से। ये आपका रियल एससीईआरटी है, फिर से मैं बता दूं आपको, ये आपका रियल एससीईआरटी है, एससीईआरटी है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, हर एक पॉइंट को देखिए। इसकी एक मैराथन कंप्लीट वीडियो हम एक साथ डाल देंगे, आप उसको एक बार में देख लीजिएगा। कह रहा है पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्या कह रहा है, मैग्नीज अयस्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैग्नीज क्या होता है कि 1 टन इस्पात को बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यदि आपको 1 टन इस्पात बनाना हो तो उसमें मैग्नीज की कितनी आवश्यकता होगी, 10 किलो। इस समय यदि हम भारत दुनिया में बात करें तो दुनिया में भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। ये हम अपडेट याद करिएगा, 5वें स्थान पर मैग्नीज उत्पादन में है। पहले नंबर पर आपका दक्षिण अफ्रीका है। यदि हम बात करें मैग्नीज के उपयोग की तो ये जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है मैग्नीज का। तो मैग्नीज का उपयोग यहाँ पर भी होता है, बैटरी के निर्माण में, पीवाईक्यू है ये आया हुआ है। बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा में और माचिस उद्योग में होता है। माचिस उद्योग में होता है मैग्नीज का उपयोग। बात करें हम पेंट और कीटनाशक की दवाओं की बनाने की, तो उसमें भी ये मैग्नीज का उपयोग होता है, पेंट और कीटनाशक में। चलिए अब हम भारत में बात करते हैं। मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का है, और तीसरा स्थान आपका ओडिशा का है। मध्य प्रदेश में 31.5% पाया जाता है। बस स्थान याद रखिए, मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है। अब दूसरे खनिज की बात करते हैं, उसका नाम है आपका बॉक्साइट। क्या नाम है इसका, बॉक्साइट। इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। यदि हम बात करें भंडार की तो सबसे ज्यादा भंडार, सबसे बड़ा भंडार गिनी देश में है। ऑस्ट्रेलिया इसमें उत्पादन में मतलब दूसरे स्थान पर है, और वहीं पे ब्राजील तीसरे स्थान पर है। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में जो बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा सबसे आगे है, लगभग 50%, केवल अकेले उड़ीसा अपने दम पे, अब उड़ीसा में ही बॉक्साइट निकाला जाता है, और दूसरे नंबर पर गुजरात है। तो भारत में बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। लौह आयंस में भी उड़ीसा है, बॉक्साइट में भी उड़ीसा है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये पॉइंट याद रखिए। तांबा की बात कर रहे हैं, तांबा क्या है, कह रहा है कि सबसे बड़ा जो गढ़ है वो दक्षिण अमेरिका के चिली देश में है, लगभग 23%। तांबा की बात कर रहे हैं, तांबा सबसे ज्यादा गढ़ है तांबा का विश्व की, तो सबसे ज्यादा तांबा दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, वहां पर। भारत में मध्य प्रदेश का स्थान आपको पहला देखने को मिलेगा तांबा के उत्पादन में। इस समय तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान है, जो पूरे भारत में तांबा का अकेले 55 से लेकर के 60% उत्पादन करता है। अब उपयोग की बात करें तांबा का, तो आपको पता है बिजली के बेहतरीन कंडक्टर मतलब सुचालक के रूप में तांबा का उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है अभ्रक, जिसको हम बोलते हैं मीका। कह कि अनोखा खनिज है, पतली पतली परतों में पाया जाता है अभ्रक। बहुत अनोखा खनिज है और बहुत पतली पतली परतों में पाया जाता है। इसके उपयोगिता की बात करें तो ये भी बिजली का बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। वो कंडक्टर था और ये क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब कि इसमें विद्युत संचालन नहीं होगा। और पेंट्स के जो पेंट आप लगाते हैं, वो पेंट में जो चमक आती है वो अभ्रक के कारण ही आती है। यदि हम बात करेंगे विश्व में संचित भंडार के मामले में, तो सबसे ज्यादा भारत के पास है, सबसे ज्यादा अभ्रक संचित भंडार में भारत के पास है। यदि हम बात करेंगे पहले स्थान पर, तो केवल भारत ही नहीं है, मेडागास्कर भी और भारत दोनों का ही स्थान आपका पहले स्थान पर है। चीन आपके दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अब हम बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, यानी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। अकेले पूरे अभ्रक का 41% हिस्सा अभ्रक का उत्पादन
आंध्र प्रदेश में होता है, जिसमें एक जिला है नेल्लोर जिला, ये है, जो कि यहाँ पर गुट्टू की खाने भी प्रसिद्ध हैं यहाँ के लिए। और ये नेल्लोर जिला में आंध्र प्रदेश का आपका सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। यदि हम राजस्थान की बात करें भंडारण के मामले में, तो राजस्थान आपके दूसरे नंबर पे है। और बिहार की बात करें, स्पेशली बिहार स्पेशल की हम बात करेंगे, मैंने बिहार स्पेशल आपका थंबनेल पे दिया भी है, तो इसमें बिहार स्पेशल की ही बात भी करेंगे। तो बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो बिहार का एक गया जिला है और नवादा क्षेत्र, ये भी अदरक की पेटी के लिए जिम्मेदार है। मतलब अदरक की पेटी यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पे? तो गया और नवादा जिला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक देश अब चीन हो गया। मतलब भारत भारतीय जो अभ्रक का मुख्य आयातक देश है, यहाँ से भेजा जाता है सबसे ज्यादा, अब वो चीन पहले स्थान पर उभर करके आ गया। मतलब यहाँ का अभ्रक सबसे ज्यादा चीन को भेजा जाता है। अगला पॉइंट है, चूना पत्थर की बात करेंगे, जिसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। करा कि इसका उपयोग हम देखते हैं सीमेंट के उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते हैं। यदि हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उत्पादन में शीर्ष देश चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत है। मतलब सबसे पहले चूना उत्पादन में पहले स्थान पर चीन आता है, और फिर अमेरिका आता है, और फिर आपका भारत आता है। इसका मतलब भारत का स्थान तीसरे स्थान पर है चूना उत्पादन में। यदि हम भारत में बात करेंगे पहला स्थान किसका है, तो भारत में जो राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। मतलब जितना चूना उत्पादन भारत में होता है वो अकेले 20% उत्पादन करता है। उसके बाद से आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, जो कि 13%, जो कि 13% है। अब ये चैप्टर इकाई 1 का घ खत्म हो गया। अब अंग आता है, जिसका है नाम, आप ध्यान दें, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका शक्ति ऊर्जा संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। कह रहा है कि सतत शक्ति के जो स्रोत हैं वो सौर किरणें हैं, भूमिगत उष्मा है, पवन है, प्रवाहित जल है, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा का नाम दे सकते हैं। ये सतत शक्ति है, मतलब हमेशा ये बना है, बनता रहता है। ठीक है, ये कभी चीजें खत्म होने वाली नहीं है, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेंगी। अब हम समापनीय शक्ति स्रोत की बात करें, मतलब कि हम जिसको बोलते हैं अनवीकरणीय का नाम, जिसको बनाने में लंबे हजारों लाखों साल बनते हैं, जिसको उत्पाद दोबारा बनाना संभव नहीं है, ऐसे मान सकते हैं। वो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ये क्या है? समापनीय, मतलब ये समाप्त हो सकता है। भारत के समस्त जो कोयला भंडार है उसका दो मुख्य भाग है। कौन कौन सा है? ध्यान दें, एक का नाम है गोंडवाना समूह और दूसरा है टर्शियरी समूह। ध्यान दीजिए, गोंडवाना समूह को सबसे पहले देखते हैं। गोंडवाना समूह की बारे में बात करें, यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी। और सबसे बड़ी बात, इस गोंडवाना समूह में अकेले कुल कोयले भंडार का 99.57% पाया जाता है। मतलब मान लें, भारत का लगभग सब कोयले का उत्पादन, कोयले का भंडार गोंडवाना समूह में। और गोंडवाना समूह का जो क्षेत्र है वो 4 नदियों में पाया जाता है, मुख्यतः दामोदर, सोन, महानदी, वर्धा, गोदावरी। इसका 99.57% हो ही तो गया। अब जो 0.43% बच रहा है वो टर्शियरी समूह की जो कोयला भंडार है वो है। उसमें आपको देखने को मिलता है, वो बता दिया ना, 0.43%। और मुख्य रूप से इसमें यदि हम टर्शियरी की बात करेंगे तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और नागालैंड है। मतलब बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो भी स्टेट हैं वहां पर टर्शियरी समूह की आपकी कोयला की भंडार, कोयला की खानें पाई जाती हैं, जो केवल 0.43% ही है। वरना सभी के सभी आपकी गोंडवाना समूह की ही कोयला आपके भारत में देखने को मिलती है। अगले पॉइंट में आते हैं। अब कोयले का हम वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे लोहा पढ़ा था, वहां से कंफ्यूज हो गया था। एंथ्रेसाइट कोयले का होता है, हेमेटाइट आपका लोहा का होता है। तो अब हम कोयले का वर्गीकरण आपके सामने कर रहे हैं। कोयले का वर्गीकरण कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 90% से अधिक होती है, और इसी को सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। ये मैं बता दूं, इस पे स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। कहेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेसाइट 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सर्वोत्तम कोटि का ये कोयला होता है।
बात करेंगे दूसरे नंबर पर बिटुमिनस का, तो बिटुमिनस में आपका जो कार्बन की मात्रा है वो 70 से लेकर के 90% होती है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये स्टार इसलिए लगवा रहे हैं, ये भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाने वाला है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। दूसरा, लिग्नाइट नामक कोयला है, उसमें मात्र 30 से लेकर के 70% तक कार्बन पाया जाता है, लेकिन ये भूरा कोयला होता है, लेकिन इनकी क्वालिटी थोड़ा इन दोनों से कम होती है, क्योंकि जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वही शुद्ध कोयला कहलाएगा। तो इसमें जो लिग्नाइट है, वो लिग्नाइट में 30 से लेकर के 70% कोयला पाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं भूरा कोयला। क्या नाम है इसका? भूरा कोयला। अगला चौथा पॉइंट है, हम कोयले की कार्बन की मात्रा के आधार पर पीट का नाम है। क्या नाम है इसका? पीट। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला, मतलब जल्दी जलेगा नहीं, और ये मात्र 30 से कम ही परसेंट इसमें कार्बन होता है। यानी कार्बन मात्र कितना होता है? 30% से कम होता है। तो सबसे बड़ी बात, चारों के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए दिमाग में। अगला पॉइंट चलें। अगला पॉइंट आपके सामने है कि जो कोयला भंडार है, वो कोयले भंडार में झारखंड पहले स्थान पर आता है। पहले भी था, आज भी है, रहेगा भी। पर कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखें तो हमारा उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। देखिए, भंडारण अलग चीज है, उत्पादन अलग चीज है। मतलब सबसे ज्यादा उत्पाद निकाल कौन रहा है? तो उड़ीसा निकाल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित अभी बचा हुआ किसके पास है? अभी भी कोयले का भंडार सबसे ज्यादा आपका झारखंड में है। अब बात करेंगे हम टर्शियरी युग में, तो टर्शियरी युग में जो बना कोयला है वो नया है, घटिया किस्म का होता है। जो टर्शियरी युग में आपको अभी अब आपको पता है ना कि टर्शियरी युग में आपका 0.43% ही कोयला पाया जाता है, और वो आपको देखने को मिलेगा असम में, आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में, आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में, आपको देखने को मिलेगा नागालैंड में। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर ही टर्शियरी युग की कोयला पाई जाती है, और ये नया कोयला कोयला है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का होता है। यह कोयला यहाँ पे आ गया मेघालय, दारगिरी, और दारगिरी है, चेरापूंजी है, उसी में ऊपरी असम है, माकुम, जयपुर, नजरिया का जो क्षेत्र है असम का, वहां पर इस प्रकार की कोयला पाया जाता है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है एक कालकोट, वहां से भी मतलब कोयला निकाला जाता है। जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र से कालाकोट के नाम से जगह है, वहीं से कोयला निकाला जाता है। अब यह है कि जो लिग्नाइट कोयला है, अभी हमने जिसको भूरा कोयला का नाम दिए थे, लिग्नाइट कोयला में आपको पता है कार्बन का अंश 30 से लेकर के 70% तक पाया जाता है। आपको पता है ना? कह रहा है कि भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो तमिलनाडु। यदि हम बात करेंगे एंथ्रेसाइट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेसाइट में आपको पता है कि 90% तक आपका इसमें क्या पाया जाता है? 90% से ऊपर पाया जाता है एंथ्रेसाइट में कोयले की मात्रा। और इसकी पता है आपको, भंडारण आपका भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट के बाद कौन सा है सबसे ज्यादा भारत में पाए जाने वाले कोयला का? नाम क्या है बताइए? बिटुमिनस। ठीक है ना? चलिए, अब भारत में कम पाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में कहाँ पे पाया भी जाता है? तो जम्मू कश्मीर। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। बिटुमिनस भारत का सबसे मुख्य कोयला है, जो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आप बिहार से आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आपके क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है वही सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा आप देखने को मिलेगा कितना? तो आपका 70% से ऊपर, 70 से लेकर के 90%। अभी आपने पढ़ा था ना, कितना परसेंट पढ़ा था देख लीजिए, 70% लेकर के 90% दिया ना, और इसमें 90% से अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, अब आते हैं हम यहाँ पर। करा कि भारत में सबसे पहले मतलब प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। ऊपरी असम घाटी के 1866 में सबसे पहली बार तेल के कुएं खोदे गए। पेट्रोलियम की बात हो रही है। अब कह रहा है कि भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है आपका मुंबई हाई, दूसरा है आपका मंगला क्षेत्र, तीसरा है आपका अंकलेश्वर, और चौथा है आपका नरकटिया, और पांचवा है आपका डिगबोई। ठीक है ना? अब यहाँ आइए, आपका जो मुंबई हाई है वो देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। यदि हम मंगला तेल क्षेत्र की बात करेंगे तो ये राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में पाया जाता है, और यह जमीन पर भारत का बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? तो मुंबई हाई है।
अंकलेश्वर की बात करेंगे तो अंकलेश्वर गुजरात में है, और उसके गुजरात के जो खंभात बेसिन है वहां पर अंकलेश्वर में तेल उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है। यदि हम नाहरकटी और डिगबोई दोनों एक ही जगह है, और ये दोनों के दोनों असम में है, तो असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसी में स्थित सबसे पुराना तेल उत्पादक है। मैंने क्या बोला कि सबसे पुराना की बात करेंगे तो आपका डिगबोई असम का नाम है, जो 1866 में वहां पर तेल के कुएं खोदे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, डिगबोई कई बार आ गया है। डिगबोई कहाँ? असम, ब्रह्मपुत्र घाटी में। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। करेक्ट, 1901 में भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है वो असम के डिगबोई में स्थित है, मैंने आपको बताया। लेकिन 1866 में कुएं खोदे गए, लेकिन जो तेल शोधक कारखाना लगाया गया वो 1901 में लगाया गया। और कहाँ पे लगाया गया? तो असम के डिगबोई में। 1984 में प्राकृतिक गैस, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कब लगाया गया? तो 1901 में। कुएं कब खोदे गए? 1866 में। सबसे बड़ा कहाँ है? मुंबई हाई। सबसे पुराना कौन है? डिगबोई असम और नारकटिया। ठीक है। करेक्ट, 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की जो स्थापना है वो देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण और विपणन हेतु किया गया था। मतलब कि प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब होती है भैया? तो 1984 में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आपको अब नेचुरल गैस, जिसको हम प्राकृतिक गैस का नाम देते हैं। तो नेचुरल गैस के बारे में आइए जानते हैं। प्राकृतिक गैस है, ये मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस CH4 मुख्य मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। यह सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र होता है मुंबई हाई, जो कि अपतटीय क्षेत्र होता है। यदि हम पूर्वी तट की बात करेंगे तो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसमें भी प्राकृतिक गैस का सबसे विशाल भंडार मौजूद देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे तो मुंबई आई, लेकिन यदि हम भंडार की बात करेंगे प्राकृतिक गैस का तो पूर्वी तट का जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वो है। और एक और इम्पोर्टेंट जान लीजिए अपडेट, एक नया खोजा गया क्षेत्र है इस समय, जैसलमेर जिला, डांडेवाल का क्षेत्र का जिला है जैसलमेर, मतलब कि राजस्थान का इलाका है। उसी के इलाका का एक जिला है राजस्थान राजस्थान राज्य का जैसलमेर जिला, वहां का एक क्षेत्र है डांडेवाल। वहीं पर एक नया क्षेत्र खोजा गया है जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिले हैं। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए कि कैसा सच में लग रहा है आपको। अगला पॉइंट की तरफ आइए। अगला पॉइंट है जल विद्युत। करा कि नवीकरण जल विद्युत क्या होते हैं? तो नवीकरणीय स्रोत है। सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम विद्युत जल संयंत्र लगाया गया। सबसे बड़ी चालू जल विद्युत परियोजना आपका कोयला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट माना जाता है। सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो टिहरी जल विद्युत विस्तार है जो कि यूपी में है। सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना आपको कहाँ देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन होता नहीं है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे सुविधाएं नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन की संभावना अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलती है क्योंकि वहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा है। नदी बेसिन की बात करेंगे तो नदी बेसिन में जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है वहां पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। समझ गया सब कुछ? अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपको अब हम बात करेंगे आपको भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या नाम दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको मैंने बोला था कि आप जरूर बताइएगा। आपने सर्च भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में भी है ये। तो बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित नेहरू ने क्या नाम दिया था? पंडित नेहरू ने इसका नाम दिया था आधुनिक, ध्यान रखिए, आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है ना? आधुनिक भारत के मंदिर की उन्होंने संज्ञा दी थी। और ये शब्द का जो प्रयोग किया था वो कब किया था? जब हमारा भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था। कौन? भाखड़ा नांगल बांध जब बनाया जा रहा था उसी समय इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, इसका उद्घाटन करते समय। क्लियर है? चलिए, आ गया पॉइंट यहाँ पर है भी। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है ये। और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ऊंचाई इसकी 225 मीटर है। और इसी भाखड़ नांगल परियोजना में आधुनिक भारत माता का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा था।
दामोदर घाटी परियोजना की बात करेंगे तो दामोदर नदी पर है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यदि हम बात करें अगला कि आपका स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी है नदी घाटी परियोजना, वो दामोदर घाटी परियोजना है। यदि हम ताप विद्युत का भी बात करेंगे, यहाँ पर ताप विद्युत का भी उत्पादन दामोदर घाटी परियोजना से देखने को मिलता है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। उम्मीद करते हैं पसंद आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि कोई भी हमने फैक्ट बाहर नहीं ऐड किया है। बस हमने अब कंटेंट को क्या किया है, हमने कंटेंट को अपडेट कर दिया है और अपडेट करने के साथ-साथ इसमें डेटा अपडेट किए हैं और लाइन बाय लाइन चीज़ों को हमने बुलेट पॉइंट में नोट कर लिया है। जिससे आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो, जो कहानियाँ वहाँ की दी होती हैं सार संग्रह के रूप में, उसको आप छोड़ दें और डायरेक्ट बुलेट पॉइंट, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है ना? चलिए। कह रहा है कि कोसी परियोजना की बात करेंगे तो ये कोसी नदी पर है, हनुमान नगर जिले में, जो कि नेपाल में पड़ता है। रिहन परियोजना की बात करेंगे तो रिहन नदी पर है, 934 मीटर लंबा है। ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादन की जाती है रिहन परियोजना से। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में है। और मैं आपको बता दूं, ये विश्व का सबसे लंबा है, 4,801 मीटर की ऊंचाई इसकी विश्व में सबसे लंबा हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में देखने को मिलता है। चंबल घाटी की बात करेंगे हम। चंबल घाटी जो परियोजना है, इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ मिलता है चंबल घाटी परियोजना से। यह जो है राजस्थान में तीन बांध, जो गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, कोटा में स्थित बिजली उत्पादन की जा रही है तीन बांध। आपकी तीन बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा में स्थापित कर बिजली उत्पादन की जा रही है। ठीक है ना? इसमें अब आ रहा है कि भारत में जो मोनोजाइट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था पीवाईक्यू में 6 to 8 के साइंस वाले पेपर में, कि भारत में मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? केरल में देखने को मिलती है, लेकिन इसका फार्मूला पूछा था। कह रहा है कि यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का जो कच्चा माल है, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा कैसा है? कच्चा माल है, जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों से प्राप्त होता है। इसमें पिच ब्लेंड मुख्य होता है, जिनमें 50 से लेकर के 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। कह रहा है कि भारत में यूरेनियम का भंडार जो है, विशाल भंडार, झारखंड के जादूगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड में। यदि हम यूरेनियम के भंडार की बात करेंगे तो मेघालय के जयंतिया और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। इल्मेनाइट का जो भंडार देखने को मिलता है वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। 1955 में पहला आणविक रिएक्टर मुंबई के तारापुर में 1955 में स्थापित किया गया। अब भारत में कुल 7 प्रकार के मुख्य परमाणु विद्युत गृह हैं, जिनमें 25 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। कह रहा है अब भारत में अभी इस समय कुल 7 मुख्य परमाणु विद्युत गृह हैं, जिसमें से क्या कर रहा है, जिनमें से 25 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। मुख्य परमाणु विद्युत गृह हैं, जिनमें 25 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है ना? 7 परमाणु विद्युत गृह हैं और 25 परमाणु रिएक्टर हैं। अगला पॉइंट है आपका कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये भारत का सबसे पहला है। रावत भाटा राजस्थान में है, ये भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ये राजस्थान के कोटा के पास है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो तमिलनाडु, ये भारत का सबसे बड़ा है। दोनों स्टार कर लीजिए, भारत का पहला और भारत का सबसे बड़ा। भारत का पहला महाराष्ट्र में, दूसरा है भारत का सबसे बड़ा तमिलनाडु में। कराकी कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन मद्रास में है, तमिलनाडु में। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में देखने को मिलता है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक में देखने को मिलता है और नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत विश्व का पवन ऊर्जा के मामले में देखा जाए तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है, जबकि पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है और तीसरा स्थान जर्मनी का है। यदि हम भारत में देखें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के मामले में कौन स्टेट आगे हैं, तो सबसे पहले स्थान पर गुजरात आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर आपका कर्नाटक आता है। आप साउथ की तरफ में जाइएगा, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर।
यदि हम ज्वारी और तरंग ऊर्जा के लिए बात करें तो गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है सबसे अनुकूल मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में डायरेक्ट पूछा गया है कि जो गुजरात की खंबात की खाड़ी है वो सबसे अनुकूल किसके लिए है? ज्वारी और तरंग ऊर्जा की। ज्वारी और तरंग ऊर्जा के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट आप आइए। अगला पॉइंट आपका है कि हिमाचल प्रदेश के जो मणिकरण है, मणिकरण के भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। हिमाचल का एक मणिकरण है, वहां पर भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, दो प्रकार के भूतापी ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है? भूतापी ऊर्जा। पहला मणिकरण में है और दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी में है। नी दो प्रकार के भूतापी ऊर्जा की बात कर रहा है। पहला मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है। अब हम कंप्लीट सभी सेक्शन आपको, सभी जो पार्ट है इकाई 1 का, चैप्टर 1 का, हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना?